हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएचएम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की, और वो कहलाती है टू बॉडी प्रॉब्लम। तो इसमें हम दो पॉइंट मासेस ले लेते हैं m1 और m2, और इनको एक स्प्रिंग से हम जोड़ देते हैं। अब इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है। तो अब हम इन मासेस को थोड़ा सा पुल अपार्ट करके और छोड़ देंगे। द सिस्टम विल ऑसिलेट। हम ये जानना चाहते हैं कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं इस जगह पर है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, C से हम डिनोट कर देते हैं इसको, और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 0,0। तो अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है स्प्रिंग वाला पार्ट, इसको L1 से डिनोट कर दें, और इधर जो पार्ट है इसको L2 से डिनोट कर दें, और वी इमेजिन दैट द सिस्टम इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L2, 0, और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर मास m1 है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -L1, 0। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है उसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट हमें जानना होता है तो वो हो जाता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, m1 का एक्स कोऑर्डिनेट -L1 है, m2 का एक्स कोऑर्डिनेट +L2 है, अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को रीअरेंज कर देते हैं तो हमारे पास m1L1 इक्वल्स टू m2L2 आ जाता है। यानी कि मोमेंट ऑफ मास इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल, जो कि प्रॉपर्टी होती है सेंटर ऑफ मास की। अब हमने इन मासेस को थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दिया है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो मास m1 है वो इधर आ चुका है, और जो m2 मास है वो इधर आ चुका है। तो दिस इज मास m2, दिस इज मास m1, और ये अपनी इनिशियल पोजीशन से फ़िलहाल x1 शिफ्टेड है, और ये वाला जो मास है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फ़िलहाल x2 शिफ्टेड है। हम ये नहीं मान रहे हैं कि ये रेस्ट पर हैं, ये इधर चल रहा है मान लेते हैं v2 स्पीड से, और ये इधर चल रहा है मान लेते हैं v1 स्पीड से। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पर, तो सेंटर ऑफ मास जिस लोकेशन पर था वो उसी लोकेशन पर मौजूद रहना चाहिए। यानी कि सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं पर होगा जहाँ था, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पहले की तरह 0,0 थे। अब क्योंकि ये वाला मास शिफ्ट हो चुका है राइट में, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे L2 प्लस x2, 0, और इधर वाले मास के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे -L1 प्लस x1, 0। और ये जो अभी हमने ऊपर प्रूव किया था m1L1 इक्वल्स टू m2L2, सेम आइडियोलॉजी अगर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा m1 इंटू L1 प्लस x1 इज इक्वल टू m2 इंटू L2 प्लस x2। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, m1L1 प्लस m1x1 इज इक्वल्स टू m2L2 प्लस m2x2। m1L1 इज इक्वल टू m2L2, ये यहाँ प्रूव किया हुआ है, सो दे नलीफाई ईच अदर, और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा m1x1 इज इक्वल टू m2x2। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। इसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो डिफ्रेंशिएट करके ये हो जाएगा m1 इंटू dx1 अपॉन dt इज इक्वल टू m2 इंटू dx2 अपॉन dt, और dx1 अपॉन dt हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मास 1, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मास 2। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा m1 इंटू dv1 अपॉन dt इक्वल्स टू m2 इंटू dv2 अपॉन dt। ये हो जाएगा m1a1 इज इक्वल टू m2a2।
तो ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आ जाती हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अगर गौर करें तो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर जो हमारे पास मासेस थे वो m1 और m2 थे। ये वाला मास v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा था, ये वाला मास v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा था, और इस समय जो हमारा स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो हो चुकी है L1 प्लस x1 प्लस L2 प्लस x2। ये हमारे स्प्रिंग की लेंथ हो चुकी है। इनिशियल लेंथ स्प्रिंग की थी L1 प्लस L2। इसका मतलब है स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज हुआ है वो L1 प्लस x1 प्लस L2 प्लस x2 माइनस L1 प्लस L2 हुआ होगा, जो कि सिंपली आ जाएगा x1 प्लस x2। तो ये हमारे स्प्रिंग की लेंथ में होने वाला एक्सटेंशन है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि सिस्टम की एनर्जी बताइए इस समय क्या है, तो सिस्टम की एनर्जी होगी पहले वाले मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे वाले मास की काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम में जो स्प्रिंग लगा है उसमें स्टोर्ड एनर्जी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x की जगह पर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि कोई सिस्टम के साथ में एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। सिस्टम को जितनी एनर्जी मिली हुई थी उसी के ही हिसाब से सिस्टम मूव कर रहा है, तो ये एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि E की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर E कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो ज़ीरो आना चाहिए। तो d/dt की जगह हम ज़ीरो डाल देते हैं। यहाँ आ जाएगा हाफ ऑफ m1 इंटू 2v1 इंटू dv1/dt प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू 2v2 dv2/dt प्लस हाफ ऑफ k इंटू ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 और फिर यहाँ पर dx1/dt प्लस dx2/dt। तो यहाँ पर ये वाले 2 से ये वाला 2 नलीफाई हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट होगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 0 इक्वल्स टू m1a1 इंटू v1 प्लस m2v2 इंटू a2 प्लस k टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2 इंटू x1 प्लस x2। अब हमने ऊपर प्रूव किया था कि m1 v1 m2 v2 के बराबर ही है, तो m1 v1 इंटू a1 और m2 v2 के बदले हम m1 v1 डाल देते हैं, a2 को a2 ही रहने देते हैं फ़िलहाल, k v1 v2 को हम फ़िलहाल चलिए v2 ही लिख लेते हैं और यहाँ पर x1 प्लस x2 ही लिख लेते हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ पर a1 v1 x1 और a2 v2 x2 m1 m2 हमारे सिस्टम के गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उनके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन a1 v1 x1 a2 v2 x2 चेंज हो रहे हैं। तो हम अपने सारे एक्सप्रेशन में a1 v1 x1 तो रखेंगे, लेकिन a2 v2 और x2 जहाँ जहाँ होगा उसके बदले हम a1 v1 और x1 ही ले आएंगे। और लाने का तरीका बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ऊपर मैंने प्रूव किया था कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 है, तो जहाँ पर x2 होगा वहाँ पर मैं m1 x1/m1 रख सकता हूँ। जहाँ पर v2 होगा उसको मैं m1 v1/m2 लिख सकता हूँ। यहाँ m2 आएगा, ये गलती से लिखा गया है। और जहाँ पर m1 a1 होगा
A2 को रिप्लेस करने के लिए मैं M1A1 अपॉन M2, तो ये सब्स्टिट्यूशन मैं अपने इस एक्सप्रेशन में कर सकता हूँ। तो अगर इस आइडिया से हम चलते हैं तो M1V1A1 प्लस M1V1 और A2 के बदले क्या आ जाएगा, M1A1 अपॉन M2 के टाइम्स ऑफ V1 ही रहेगा, V2 के बदले क्या आ जाएगा, M1V1 अपॉन M2, और यहाँ ब्रैकेट में फिर x1 प्लस x2 भी था, तो x1 की जगह x1 ही रहेगा और x2 के बदले क्या आ जाएगा, M1x1 अपॉन M2। ठीक है जी। अब ये जो हमारी पहली दो टर्म्स हैं, इसमें से हम M1V1A1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस M1 अपॉन M2 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट में से K V1 x1 ब्रैकेट 1 प्लस M1 बाई M2 का होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 0 है, तो यहाँ से हम V1 भी कॉमन निकाल सकते हैं और 1 प्लस M1 अपॉन M2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा M1A1 प्लस K x1 इंटू 1 प्लस M1 अपॉन M2, और यहाँ पर ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, मास M1 किसी न किसी वेलोसिटी से चल ही रहा है और M1 M2 की भी फाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो ये वाला टर्म ज़ीरो होगा नहीं। इट मीन्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म है यही ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी ज़ीरो हो सकता है जब उसमें से कम एक ज़ीरो हो। दिस टर्म कैन नॉट बी ज़ीरो, सो ओनली दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और अगर ये टर्म ज़ीरो है इसका मतलब है कि M1A1 की वैल्यू माइनस KX1 ब्रैकेट 1 अपॉन M1 बाई M2 होनी चाहिए, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा A1 बराबर माइनस K अपॉन M1 इंटू X1 इंटू 1 प्लस M1 अपॉन M2। इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं M2 प्लस M1 अपॉन M1 M2 इंटू X1, और इसको अगर आप ऐसे लिख लें तो मैथमेटिकली इट मीन्स द सेम। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा गया टर्म है इसको हम म्यू से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है A प्रोपोर्शनल टू, ये इनफैक्ट A1 की वैल्यू थी, ऊपर हमारे एक्सप्रेशन में A1 था, तो मास 1 जो है उसका एक्सेलरेशन माइनस x1 के ही प्रोपोर्शनल है, और इसका मतलब है कि M1 मास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। SHM में हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, देयरफॉर हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन म्यू, यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K अपॉन म्यू। अब आप ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू डाल दीजिए, तो ये अंडर रूट K अपॉन म्यू आ जाएगा। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी वर्कआउट कर लेते हैं और यहीं से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर म्यू क्या चीज़ है, म्यू है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो सिर्फ पहले वाले मास का M1 का आपने कैलकुलेशन किया है, व्हाट अबाउट M2? तो हमने ये प्रूव किया हुआ है कि M1 A1 M2 A2 के इक्वल ही है। इसका मतलब है अगर मुझे A2 निकालना होगा
तो वो M1A1 अपॉन M2 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए M1 अपॉन M2। और A1 की वैल्यू क्या थी? A1 की वैल्यू थी -k अपॉन म्यू इंटू x1। तो इसको हम लिख सकते हैं -k अपॉन म्यू M2 इंटू M1x1। और हमने ये प्रूव किया है कि M1x1 जो है वो M2x2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये है -k इंटू M2x2 अपॉन म्यू M2। तो M2 से M2 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया A2 इज इक्वल टू -k अपॉन म्यू इंटू x2 एंड देयरफॉर A2 इज प्रपोर्शनल टू -x2, यानी कि A2 भी, यानी कि मास M2 भी SHM कर रहा है और उसके लिए भी जो ओमेगा है वो सेम निकल के आएगा। सो देयरफॉर ओमेगा उसके लिए भी इतना ही आ जाएगा k अपॉन अंडर रूट म्यू, जिसका मतलब हो जाएगा कि टाइम पीरियड जो होगा वो हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन k, और फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी कि मासेस की वैल्यू कुछ भी हो, सिस्टम में दोनों ही मास SHM करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम होगी। तो कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें कि दो मासेस हैं और वहाँ पर एक सिंगल स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो आप इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह के एक सिस्टम में जिसमें कि एक ही स्प्रिंग है जिसके साथ एक ही मास जुड़ा हुआ है, और इस मास की जो वैल्यू है वो म्यू ली जाएगी। तो ये कन्वर्जन ऑफ अ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू सिंगल बॉडी प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके आधार पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।